हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? कैसा तैयारी चल रहा है इंटरव्यू का? इस बार आपका भी अनुभव बड़ा अजीब होगा कि कोरोना महामारी के प्रकरण में या दौर में सिविल सर्विस से तैयारी करने का कुछ अलग अंदाज है। देख रहा हूँ बहुत जगह ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू शुरू हुआ है, लेकिन जो वस्तु स्थिति है इंटरव्यू का वो तो ऑफलाइन ही है, फेस टू फेस है। और कोशिश है लॉकडाउन खत्म हो तो फिर स्टार्ट होगा, लेकिन अभी आपको रुकना नहीं है। आपको अपने लेवल पर वर्कआउट करना है, जितना बेहतर हो सके। जो आपके पास लोकल रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करें। से फॉर एग्जांपल अभी आप घर पे हैं, यानी कि पटना में नहीं है या दिल्ली में नहीं है और संस्थान आना संभव नहीं है, तो जहाँ कहीं हो, जिस मोहल्ला में रहते हो, जिस शहर में रहते हो, वहाँ तो बहुत सारे अधिकारी होंगे आपके परिवार में, जान पहचान में, आपके संपर्क में। उनसे भी आप संपर्क साध सकते हैं, उनसे कुछ आप मॉक इंटरव्यू वगैरह अरेंज कर सकते हैं। 2-4 लाइक माइंडेड लड़के लोग बैठकर ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। वो तो ऑनलाइन भी चल सकता है। ये जरूरी है क्या है कि जब तक आप खुलेंगे नहीं तो इंटरव्यू में भी दिक्कत होता है, क्योंकि ये वन डे फिनोमेना नहीं है, 1 घंटे आधे घंटे का इंटरव्यू होता है। इन तैयारी तो बड़ी दिनों का रहता है समय। तो आप जितने खुले हुए रहेंगे, जितने ओपन रहेंगे, जितनी अपनी बात बेहतर ढंग से रख पाएंगे, उतना सफलता बेहतर सुनिश्चित हो जाता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप पूरी तरह रहकर तैयारी करें, खुलकर तैयारी करें। जो अवेलेबल रिसोर्सेज अभी आपके पास है उसी में बेस्ट करने की कोशिश करें। जहाँ तक इंटरव्यू का सवाल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, मैं आपको बतलाऊं कि सब्जेक्ट पर क्वेश्चन कम ही आता है, और ये भी कहना बहुत मुश्किल है कि क्या क्वेश्चन आता और क्या नहीं आता। एग्जामिनर के या बोर्ड के इच्छा पर निर्भर करता है। आपसे जो नजर आ गया, जिससे पूछ दिए, आपने बोल दिया, फिर पूछते चले गए, आप बोलते चले गए, उसी में धारणा बन जाता है और मार्क्स मिल जाता है। तो चांस की बात होता है। लेकिन क्योंकि आपको तैयार होकर बिल्कुल उस तरह जाना, जैसे सपोज करो कोई बहुत बड़ा पार्टी है, जलसा है, हजारों की संख्या में लोग आने जाने वाले हैं, खाने वाले हैं, तो जो खाना बनाने वाला खानसामा होता है उसको पता नहीं होता है कि कौन प्रोडक्ट कितना खाएगा, कोई खाएगा क्या खाएगा। वो अपने हिसाब से बनाता है, इतना जन है तो इतना तरह का आइटम होना चाहिए ताकि इस तरह से निकले। उसी तरह से है, आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, इंटरव्यू में इतने वेरिएबल्स है, लाइक आपका बायोडाटा से रिलेटेड, आपका एड्रेस से रिलेटेड, आपके हॉबी से रिलेटेड, आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड, आपके ऑप्शनल से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है सबको आपको तैयार करके जाना चाहिए। और एग्जामिनर ने या बोर्ड में बैठे मेंबर ने जो पूछ लिया उसका जवाब दे दीजिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो ऐसा टॉपिक सब्जेक्ट है कि इससे क्वेश्चन तो उन लोग से ही पूछा जाता है जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल के नहीं होते। क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादातर बैठे लोग जो होते हैं, आधा मेंबर तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के रहते हैं, जिनका प्रशासन से ताल्लुकात होता है। तो वो लोग अपने, अच्छा दूसरी बात है कि दे आर नॉट सेलेक्टिंग यू फॉर टीचिंग जॉब और सम कैसे कहते हैं रूटीन वर्क, दे आर सेलेक्टिंग यू फॉर मल्टीटास्क स्पेसिफिकेशन। तो वैसे सर्कमस्टांस में आपका कितना बेहतर स्किल है वही चीज देखा जाता है। तो पिछले क्लास में हमने आपको कार्मिक प्रशासन पर कुछ टॉपिक डिस्कस किया था, संगठन पूरा खत्म कर दिया था, कार्मिक प्रशासन पर टॉपिक शुरू किया था। वित्त प्रशासन पर हम लोग देखेंगे, आज नियंत्रण और जवाबदेहिता टॉपिक देख सकते हैं। हमारे 2 दिन अभी इस पर और वर्कआउट कर सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा नियंत्रण और जवाबदेहिता पर आ सकता है। फिर आज हमारा टॉपिक हो सकता है वित्त प्रशासन पर, कार्मिक प्रशासन पर भी अभी कुछ टॉपिक है जिस पर हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं। जैसे आप मतलब सबसे पहले मतलब ओपन कैरियर और क्लोज कैरियर किसको कहते हैं, मतलब बंद आजीविका और खुली आजीविका किसको कहते हैं। तो बंद आजीविका उसे कहते हैं जिसमें एंट्री का पॉइंट एक निश्चित आयु सीमा होता है, उसके बाद उसमें प्रवेश नहीं हो सकता है, उसमें आंतरिक विकास का अवसर होता है और कालक्रम में आप पदोन्नत होकर शीर्ष पद पर जाते हैं, उसको हम लोग क्लोज कैरियर कहते हैं। और ओपन कैरियर किसको कहते हैं,
ओपन करियर कहते हैं जो अनुबंध आधारित होता है, जिसमें 4-6 जो भी साल निर्धारित है उसके लिए कर्मचारी जाते हैं और समय सीमा के बाद वो फ्री हो जाते हैं, उसको हम ओपन करियर कहते हैं। क्लियर है? तो करियर 2 प्रकार का है, क्लोज और ओपन। हम लोग जो भारत में सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं वह कैसा करियर है, ओपन या क्लोज? तो वह क्लोज है। क्लियर है? अमेरिका में क्या है, ओपन है। क्लियर है? फिर मैं बतला रहा था लेटरल एंट्री सिस्टम किसको कहते हैं। तो वैसे तो भर्ती के 2 विधि है, प्रत्यक्ष भर्ती और अप्रत्यक्ष भर्ती। प्रत्यक्ष भर्ती का मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष भर्ती का मतलब होता है खुले बाजार से प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर योग्य उम्मीदवार को प्राप्त करना। और अप्रत्यक्ष भर्ती होता है कि संगठन में जो पहले से कार्यरत कर्मचारी है उन्हीं को पदोन्नत करके उच्च पदों पर नियुक्त करना। तो 2 तरह से भर्ती होता है, समझ रहे? प्रत्यक्ष भर्ती और अप्रत्यक्ष भर्ती, समझ रहे? तो जनरली आप देखोगे संगठन के निम्न स्तर पर प्रत्यक्ष भर्ती ज्यादा होता है और उच्च स्तर पर क्या रहता है, अप्रत्यक्ष भर्ती होता है, यानी पदोन्नति द्वारा होता है। कई दफा ये इंग्लैंड में प्रचलित है अप्रत्यक्ष भर्ती, अमेरिका में खुली प्रत्यक्ष भर्ती ज्यादा होता है, तकनीकी सेवा में प्रत्यक्ष भर्ती ज्यादा होता है और प्रबंधकीय कार्य वगैरह में अप्रत्यक्ष भर्ती ज्यादा होता है। उच्च स्तर पर अप्रत्यक्ष भर्ती होता है, निम्न स्तर पर प्रत्यक्ष भर्ती होता है। तो मैं बताया कि उच्च स्तर पर जहाँ अप्रत्यक्ष भर्ती होना था, लेकिन अगर संगठन में टैलेंट अवेलेबल नहीं हो और बाहर से कर्मचारी लेकर भरे जाते हैं खुले बाजार से, को हम लेटरल एंट्री कहते हैं। जैसे आप देखा पिछले दिनों भारत सरकार ने 100 ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का पद को कैरियर यानी पदोन्नति से ना लेकर खुले बाजार से यानी निजी क्षेत्र से लेने का निर्णय लिया। तो उसी को हम लोग कहते हैं पार्श्व प्रवेश प्रणाली। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन? क्लियर? समझ में आया आपको? तो जैसे भर्ती का हम लोग ऐसे भी प्रकार जो प्रकार पढ़ते हैं ना, एक होता है कैडेट प्रणाली, एक होता है कह सकते हो मतलब कह सकते हो कैरियर सिस्टम, एक होता है लेटरल एंट्री सिस्टम, एक स्पेशल एक्सपर्टाइज सिस्टम। अमेरिका में एक्सपर्टाइज सिस्टम है, भारत में वो जो आपका है कैरियर सिस्टम है, कम उम्र में लोग जाते हैं और कालक्रम में पदोन्नत होकर आगे बढ़ते हैं। और एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं कि कैडेट है, आपका एनसीसी सीडीएस वगैरह में होता है या फिर एनडीए में होता है कि कॉलेज के या एंट्री लेवल पर ही लोगों को सेलेक्ट कर लिया जाता है और फिर उनको पदोन्नत कर पढ़ाया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है और फिर प्रशासनिक पदों पर रेलवे अप्रेंटिस सर्विस का पहले निकलता था, स्पेशल रेलवे अप्रेंटिस रेलवे सर्विस का जो होता था वो कैडेट सिस्टम में आता है, एनडीए कैडेट सिस्टम में आता है, समझ रहे? और जो हम लोग जिसका तैयारी कर रहे हो उसको मेंटल एबिलिटी टेस्ट पर ही होता है, इसमें ग्रेजुएट लेवल का तैयारी होता है, स्टूडेंट और एकेडमिक परीक्षा होता है, उसमें क्वालिफाई करते हैं तो वे के जाते हैं लोक सेवा में। एक होता है एक्सपर्टाइज सिस्टम, जिसमें तकनीकी दक्षता के आधार पर प्रवेश होता है और कम देर के लिए होता है, कम अवधि के लिए होता है, जो अमेरिका में प्रचलित है। और चौथा हो गया लेटरल सिस्टम। तो लेटरल एंट्री सिस्टम मतलब प्रवेश प्रणाली, पार्श्व प्रवेश प्रणाली। अब हम लोग देखते हैं भर्ती, जब आप बोलते हो तो भर्ती एक व्यापक प्रक्रिया है। भर्ती का शुरुआत कहाँ से होता है? तो भर्ती का शुरुआत होता है विज्ञापन देने से। तो विज्ञापन देना हुआ, स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे, पहले तो जॉब कितना पद रिक्त होने वाला उसका पता लगाया जाता है, फिर विज्ञापन दिया जाता है, फिर आवेदन भरा जाता है, फिर अपूर्ण आवेदनों का छंटनी किया जाता है, फिर आपका परीक्षा आयोजित होता है, फिर सर्टिफिकेशन यानी प्रमाण पत्र दिया जाता है, कौन कौन सेलेक्ट हुए, कौन कौन नॉन सेलेक्ट हुए, फिर चयन किया जाता है, विभिन्न सेवाओं में चुना जाता है, फिर औपचारिक नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाता है, फिर उनको कुछ दिन के लिए रखा जाता है प्रोबेशन पर और उनके कार्य व्यवहार को देखा जाता है और कार्य व्यवहार ठीक रहा तो सेवा को कन्फर्म कर दिया जाता है। फिर उनको ओरिएंटेशन दिया जाता है कि उस पद पर जिस पद पर उनको काम करना है उनको ट्रेनिंग दिया जाता है और उसी के बाद उनको उन पर उपयुक्त पद पर बैठा दिया जाता है। तो विज्ञापन पद रिक्ति का निर्धारण करने से लेकर उपयुक्त पद पर बैठाने तक जितने भी चरण हुए सब भर्ती का ही चरण हुआ। तो नियुक्ति का चयन हुआ, परीक्षा हुआ, यह सब क्या हुआ आपका भर्ती के विभिन्न चरण।
भारतीय कार्मिक प्रशासन का आधारशिला है। किसने कहा है? तो ये कहा है ग्लेन स्टॉल ने। उसने कहा है कि जब तक हम उपयुक्त भारतीय प्रणाली नहीं अपना लेते तब तक योग्य उम्मीदवार की प्राप्ति की संभावना बहुत कम होता है। ठीक है, भर्ती कितने प्रकार का हो सकता है? तो मैंने बोला प्रत्यक्ष भर्ती, अप्रत्यक्ष भर्ती, सकारात्मक भर्ती, नकारात्मक भर्ती, सम्मिलित भर्ती, असम्मिलित भर्ती। समझ, इस तरह से हो सकता है। कई प्रकार का भर्ती हो सकता है। संगठन के अंदर से भर्ती, संगठन के बाहर से भर्ती, इस तरह भर्ती के भी कई प्रकार हो सकते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब तो छोटा मोटा टिप है जो आपको देखना चाहिए। मैं आपको उस दिन बतलाया था पब्लिक सर्विस, सिविल सर्विस और ब्यूरोक्रेट्स में क्या फर्क हुआ। तो ब्यूरोक्रेसी तो बहुत बड़ा उदाहरण होता है। लोक प्रशासन के अधीन जितने कर्मचारी काम करते हैं किसी भी रूप में, चाहे राजनीतिक कार्यपालिका में, चाहे न्यायपालिका में, चाहे लोक उपक्रम में, चाहे सेना में, सबको हम पब्लिक सर्वेंट कह सकते हैं। और सिविल सर्वेंट कौन होते हैं? उसी का एक छोटा रूप जो कैरियर आजीविका कैरियर वाली व्यवस्था के होते हैं, असैनिक क्षमता में नियुक्त होते हैं, राजकोष से जिनको नियमित वेतन मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिविल सेवा। जैसे ब्रिटिश काल में उनको हम लोग असैनिक सेवा कहते थे। तो सैनिक सेवा और असैनिक सेवा को मिला दो तो पब्लिक सर्विस हो जाएगा, और केवल असैनिक सेवा हो तो वो सिविल सर्विस हो गया। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। चलो यहाँ तक तो ठीक है। और बतलाओ, जब हर्चली जो होता है, पदोन्नति के कौन कौन सा सिद्धांत है? तो पदोन्नति के 3 सिद्धांत है। एक है श्रेष्ठता प्रणाली, एक है वरिष्ठता प्रणाली, एक है वरिष्ठता से श्रेष्ठता प्रणाली। एक में केवल सीनियरिटी के आधार पर मिलता है, एक में केवल मेरिट के आधार पर मिलता है, और एक में सीनियरिटी कम मेरिट दोनों आधार पर मिलता है। ज्यादातर कौन पद्धति पर चलित है? तो सीनियरिटी कम मेरिट। क्लियर है? भारत में लोक सेवा को कितने वर्गों में बांटा गया? तो भारत में लोक सेवा को अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा, प्रांतीय सेवा, अधीनस्थ सेवा में बांटा गया। ठीक है। फिर अखिल भारतीय सेवा का भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद का प्रावधान है? तो 312 में है। संसद को अधिकार दिया गया है कि राज्यसभा के प्रस्ताव पर वह अखिल भारतीय सेवा का निर्माण कर सकती है। वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। कौन सा अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो 315 से लेकर 323 के बीच में लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। इसमें संघ लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान है, और संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए इसी अनुच्छेद के तहत संयुक्त लोक सेवा आयोग का भी प्रावधान कर सकती है। क्लियर? देयर इज नो कंफ्यूजन। फिर आप मेरे को बतलाओ पद वर्गीकरण और दर्जा वर्गीकरण में क्या फर्क है? तो पद वर्गीकरण में पद के अनुसार कर्मचारी को वर्गीकृत किया जाता है। दर्जा वर्गीकरण में कर्मचारी का व्यक्तिगत दर्जा के आधार को वर्गीकृत किया जाता है। पद वर्गीकरण में कार्य वर्गीकृत होते हैं, दर्जा वर्गीकरण में कर्मचारी वर्गीकृत होते हैं। जैसे आप कर्मचारी को प्रशासक हो, चाहे एग्जीक्यूटिव, मैनेजर, सुपरवाइजर इत्यादि के आधार पर वर्गीकृत करते हो तो यह कहलाएगा पद वर्गीकरण। और यदि आप कर्मचारी को क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 के आधार पर वर्गीकृत करते तो कहलाता है रैंक क्लासिफिकेशन या दर्जा वर्गीकरण। भारत में दर्जा वर्गीकरण है और अमेरिका में पद वर्गीकरण है। इंग्लैंड में भी दर्जा वर्गीकरण है। हो गया? कोई दिक्कत नहीं है? समझ आया आपको? तो पद वर्गीकरण और दर्जा वर्गीकरण समझ आया आपको? भारत में 5वां वेतन आयोग जो है उसने रेकमेंड किया था कि कार्यात्मक वर्गीकरण यानी पद वर्गीकरण जैसी व्यवस्था अपनाना चाहिए। समझ रहे? उसने जो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 जिसको हमने ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी कर दिया, वो हटाकर उन्होंने सीनियर एग्जीक्यूटिव, समझ रहे, फिर एग्जीक्यूटिव और सुपरवाइजरी, फॉर सपोर्टिंग, फिर एक्सिलरी 5 वर्गों में बांटने का उन्होंने सुझाव दिया था। हालांकि अभी वो रिकमेंड लागू नहीं हुआ है और अभी भी पुरानी व्यवस्था चल रहा है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। IAS होता है ग्रुप ए में आते हैं, प्रांतीय सेवा जिसमें आप सम्मिलित और ग्रुप बी में आते हैं,
फिर जो सुपरवाइजरी पद जितने सब ग्रुप सी में आते हैं, और जो मल्टी टास्क स्टाफ जिसको कहते हैं वह ग्रुप डी में आता है। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। चलो ठीक है। जब आप एम्प्लॉय बेनिफिट्स कार्मिक सेवा शर्त बोलते तो क्या हुआ? तो सेवा शर्त का मतलब होता है सेवा के साथ जितने भी शर्त जुड़े हुए हैं, जितने भी मर्यादा जुड़े उनको सेवा शर्त कहते हैं। जिसमें काम की अवधि हुआ, कार्य के दिवस हुआ, उसका वेतन हुआ, वेतन वृद्धि हुआ, पदोन्नति हुआ, ये सब क्या है? सेवा शर्त है। सेवा शर्त में देखो कुछ मटेरियल नेचर का होता है, जो मौद्रिक प्रकार का, जो लाभ प्रकार, उसको हम लोग एम्प्लॉय बेनिफिट्स कहते हैं। कर्मचारी उसमें वेतन हुआ, पेंशन हुआ वगैरह, ग्रेचुटी हुआ, प्रोविडेंट फंड हुआ, एक्सेट्रा, इंश्योरेंस बेनिफिट्स हुआ वगैरह। न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम बड़ी चर्चा होती रहती है। देखोगे आए दिन लोग मांग करते रहते हैं कि पुराने पेंशन प्रणाली को लागू किया जाए। आखिर क्या था पुराना पेंशन प्रणाली? तो पुराना पेंशन प्रणाली में होता क्या था? कॉन्ट्रीब्यूटरी आधार पर सरकार और कर्मचारी दोनों वेतन का एक हिस्सा जमा करते थे। सरकार भी उसके हिस्सा जमा करती थी और कर्मचारी भी। तो कर्मचारी रिटायर करता था तो वर्चुअली क्या होता था कि उसको जितना मूल वेतन पर रिटायर किया उसका आधा उसको पेंशन के रूप में दिया जाता था, प्लस उसमें महंगाई भत्ता वगैरह मिलता था। समझ रहे? तो अच्छा, इसमें अगर वो कर्मचारी गुजर जाता है तो उसके परिवार के लिए पारिवारिक पेंशन की व्यवस्था थी, वह मूल वेतन का 1/3 होता था। समझ रहे? ये व्यवस्था थी। 2005 में इसे समाप्त कर दिया गया। इसकी जगह पर नई पेंशन नीति लागू किया गया। इसमें क्या होता है कि कर्मचारी जो होते हैं वह पूरे सेवा के दौरान अपने वेतन का एक निश्चित हिस्सा जमा करते हैं और साथ में सरकार भी जमा करती है। तो इससे जो फंड बनता है उस फंड का 60% हिस्सा कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय मिल जाता है और 40% हिस्सा पेंशन के लिए रख जाता है। और पेंशन कर्मचारी को ऑप्शन दिया जाता है कि आप कैसा पेंशन चाहोगे, फ्लैक्सी पेंशन चाहोगे, फिक्स पेंशन चाहोगे या दोनों पेंशन चाहोगे। जैसा कर्मचारी का इच्छा होता है फिर उसी हिसाब से उसको पेंशन दिया जाता है। तो नया पेंशन नीति लागू हुए करीब 15 साल होने को आया। अब उस पर जो रिटायर किए होंगे उनका पेंशन बन रहा होगा। निश्चित रूप से पुराना वेतन का जो पेंशन उससे काफी कम है, काफी अनाकर्षक है, काफी कम मतलब अपर्याप्त है। इसीलिए बहुत सारे कर्मचारी आज भी इसका विरोध कर रहे हैं और पुराने पेंशन को लागू करने का मांग कर रहे हैं। कई राजनीतिक दलों ने इसका आश्वासन भी दिया, लेकिन अभी तक इसको लागू नहीं किया गया है और अभी कहना मुश्किल है कि लागू होगा या नहीं होगा। लेकिन मेरा विचार है कि कर्मचारी पूरे जीवन भर संगठन से जुड़ा रहता है, अपना संगठन को बेस्ट देता है। अब जब वह लाचार हो गया, अब इस स्थिति में नहीं है कि वह काम कर सके, तो सरकार एक कल्याणकारी संस्था है। सरकार को कर्मचारियों के कल्याण का ख्याल होना चाहिए और उसे कम से कम इतना वेतन और इतना पेंशन और सुविधाएं दे ताकि वह बेहतर जीवन जी सके। समझ रहे? तो इसलिए पुराना पेंशन ठीक था, होना चाहिए। अब देखिए क्या होता है। ठीक है, पुराना पेंशन समझ में आ गया आपको, नया पेंशन समझ में आ गया आपको। चलिए, अच्छा, कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय क्या क्या मिलता है? तो पेंशन मिलता है, प्रोविडेंट फंड मिलता है, ग्रेचुटी मिलता है, लीव इनकेसमेंट मिलता है और फिर इंश्योरेंस बेनिफिट्स मिलता है। तो पेंशन तो नया लागू हो गया। ग्रेचुटी का मतलब होता है सेवा उपादान। कर्मचारी जो संगठन को योगदान देता है, बदले में संगठन उनको कुछ अपनी तरफ से जो गिफ्ट के रूप में देते हैं, उसको हम लोग ग्रेचुटी कहते हैं। ग्रेटिट्यूड से बना है ग्रेचुटी, क्लियर? ग्रेटिट्यूड तो वो देती है। प्लस कर्मचारी अपना जो अर्न लीव होता है उसको जमा कर लेता है और उसको बेच देता है, तो उसका लीव इनकेसमेंट हो जाता है, तो वो भी अच्छा खासा रकम होता है। फिर कर्मचारियों को सामूहिक बीमा के तहत दोहरा लाभ वाला बीमा मिलता है कि जब वह सेवा में रहता है तो उसको बीमा सुरक्षा मिलता है और जब रिटायर करता है तो उसको एक अच्छा खासा रकम मिलता है। प्लस भविष्य निधि, कर्मचारी पैसा जमा करता है। समझ रहे? जो रिटायरमेंट के समय उससे क्या होता है,
प्राप्त होता है भविष्य निधि, उसमें सरकार भी हिस्सेदारी करती है। और मतलब आप कह लो ना कि ये जो सेवा लाभ का जो योजना है, इसमें 3 तरह हो सकता है। एक को हम लोग कह सकते हैं नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी, एक को कह सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी, एक को कह सकते हैं पार्शली कॉन्ट्रीब्यूटरी। तो नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी का मतलब क्या हुआ, जिसमें कर्मचारी को कुछ भी नहीं देना है, पूरा सरकार देगी, उसको नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। दूसरा होता कॉन्ट्रीब्यूटरी, तो सरकार कुछ नहीं देगी, केवल आपको देना है, ये कॉन्ट्रीब्यूट। पार्शियल कॉन्ट्रीब्यूटरी का मतलब क्या हुआ, जिसमें आधा सरकार देगी, आधा आप दे देंगे, और जो पैसा जमा होगा उससे आपको लाभ मिलेगा। सैलरी, सैलरी का किस शब्द से उत्पत्ति हो गई बता सकते हो? तो सैलरी बना है सैलेरियम शब्द से। सैलेरियम का मतलब क्या होता है? सैलेरियम का मतलब होता है नमक खरीदने के लिए पैसा। समझ रहे, नमक खरीदने के लिए पैसा को हम लोग क्या बोलते हैं? सैलेरियम कहते हैं। तो वेतन क्या हुआ? नमक हलाली। आपने नमक जो अदा किया, आपने जो पैसा काम किया, उसके बदले जो आपको मिलता है, उसी को हम नमक हलाली कहते हैं। नमक हलाल और नमक हराम सुना है कि नहीं सुना है? नमक खा के जो मुकर जाए वो नमक हराम है, और नमक खाकर जो उसकी कीमत अदा करे उसको नमक हलाल कहते हैं। क्लियर है? पेंशन शब्द किस शब्द से बना है? तो पेंशन शब्द बना पेंसियो से। पेंसियो का मतलब क्या होता है? लंबित भुगतान, यानी वह भुगतान जो आपको उस समय नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप रिटायर करोगे तब आपको मिलेगा, उसी को पेंसियो कहते हैं, जो पेंशन कहलाता है। समझ आ गया आपको? देयर इज नो कंफ्यूजन। तो ये सब जो है वर्चुअली अनुबंध भर्ती किसको कहते हैं? जिसमें कर्मचारी एक निश्चित अवधि के लिए कर्मचारी को निश्चित मानदेय पर नियुक्त करके उसको अनुबंध आधारित भर्ती कहते हैं। और जो आप लोग हैं उसको किसको कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? उसको नियमित सेवा कहते हैं। उसमें आपका एक निम्न उम्र पर प्रवेश मिलेगा और एक निम्न उम्र पर, निर्धारित उम्र पर आपको सेवानिवृत्त किया जाएगा, और उसी में आपको आंतरिक रूप से विकास का अवसर दिया जाएगा। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम लोग नियमित सेवा कहते हैं, और इसको अनुबंध वाले कहते हैं। क्लियर है? तो इसे देखते हो कि अनुबंध वाले पर उतना रस नहीं रहता, लोग उतना उसके प्रति अट्रैक्टेड नहीं है, लोग उसके प्रति ज्यादा एक्साइटेड नहीं होते, और इस पर काफी एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी है, इसमें प्रेस्टीज है, इसमें सफिशियंसी है, समझ रहे हैं? तो साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन काफी होता है। और पिछले दिनों आपने देखा होगा लॉकडाउन हुआ, और जो कोरोना महामारी से अर्थव्यवस्था जिस तरह से लड़खड़ाई है, तो उसमें यही देखा गया कि सरकारी कर्मचारी वो थोड़ा ज्यादा सिक्योर थे एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर, या फिर वो जो सेल्फ एम्प्लॉयड और मतलब मार्केट डिपेंडेंट जो वर्कर लोग थे, उन लोग को तुलना में सिविल सर्वेंट ज्यादा सिक्योर थे। समझ आ गया आपको? देयर इज नो कंफ्यूजन। तो ये सब जो चीज मैं बता रहा था आपको, किसके बारे में ऐसे बताओ? प्रशासनिक न्यायाधिकरण के बारे में क्या जानते हो? 323, 324A, 323A और 323B के तहत प्रशासनिक न्यायाधिकरण और अन्य न्यायाधिकरण का प्रावधान किया गया। 1985 में राजीव गांधी के सरकार में हमारे केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का स्थापना किया गया। हालांकि इसका प्रावधान 42वां संविधान संशोधन में किया गया था। यह कर्मचारियों के शिकायत निवारण के संबंध में अभिकरण है। हमारे कर्मचारी सेवा से संबंधित किसी भी मामला को लेकर इस अर्ध न्यायिक निकाय में जा सकते हैं और न्याय की गुहार लगा सकते हैं। हमारे 323 में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का प्रावधान है, और 323B में अन्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण का प्रावधान है, जैसे आयकर पुनर्विचार न्यायाधिकरण हुआ, फिर कह सकते हो श्रम विवाद न्यायाधिकरण हुआ, रेलवे भाड़ा न्यायाधिकरण हुआ। समझ रहे हैं? तो ये सब उसी में आता है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। फिर अभी हम लोग यहाँ पर देख सकते हो। क्लियर? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कार्मिक प्रशासन में मैं आपको क्या बताते हैं, कार्मिक प्रशासन को शुरू में हम लोग श्रम कल्याण प्रशासन कहते थे, फिर कार्मिक प्रशासन कहने लगे, और आज हम लोग उसको क्या कहते हैं? मानव संसाधन प्रबंधन और विकास, HRM, मानव संसाधन मैनेजमेंट। और आज के तारीख में कहलाता है। सब में फर्क है। जब हम श्रम कल्याण बोलते थे तो कर्मचारी को एक लायबिलिटी मानते थे और उसके कल्याण पर ज्यादा वर्क करते थे। जब कार्मिक मंत्रालय कहने लगे या कार्मिक विभाग कहने, तो कर्मचारी को
महत्वपूर्ण साधन मानकर उसके मतलब कह सकते हो विकास पर हल्का फुल्का विचार होने लगा। और मानव संसाधन विकास तो नया अवधारणा से कर्मचारी को मूल्यवान संसाधन माना जाता है और इस पर खर्च को निवेश समझा जाता है, क्योंकि इसकी मान्यता है कि संगठन में जितने संसाधन है उन सब संसाधनों की तुलना में मानव संसाधन सबसे मूल्यवान है, क्योंकि यही दूसरे संसाधनों को क्या करता है, मैनिपुलेट करता है, मैनेज करता है, और इसी से संगठन के क्रियाकलाप मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जितने रेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज सबको यही मैनेज और चैनलाइज करता है। समझ आ गया आपको? तो वो कार्मिक प्रशासन में बहुत सारा पर्सन तो नहीं बनता, लेकिन आप ये सब देख लो, प्रत्यक्ष भर्ती किसको कहते हैं, प्रत्यक्ष भर्ती किसको कहते हैं, पार्षीय प्रवेश किसको कहते हैं, भर्ती हमारे क्या है, भर्ती में कौन कौन से चरण संपन्न होते हैं वगैरह वगैरह। क्लियर है? अभी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं अखिल लोक सेवा किसको कहते हैं, अखिल भारतीय सेवा किसको कहते हैं, समझ रहे हैं? उसके बाद पेंशन किसको कहते हैं, फिर सैलरी क्या है, समझ रहे हैं? फिर उसके बाद मैंने बताया नियुक्ति विवाद से निपटने के लिए क्या व्यवस्था की गई है। तो केंद्र स्तर पर जेसीएम की स्थापना की, संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र या इंग्लैंड के व्हिटले काउंसिल के तर्ज पर स्थापित किया गया है। इंग्लैंड में सरकार और कर्मचारी के बीच बेहतर संबंध बनाने के लिए एक व्हिटले काउंसिल बनाया गया 1917 में, और उसी के तर्ज पर द्वितीय वेतन आयोग के अनुशंसा और भारत में केंद्रीय प्रशासनिक क्या कहते हैं उसको, संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र जिसको जेसीएम कहते हैं, ज्वाइंट कंसल्टेटिव मैशनरी की स्थापना की गई। और इसका काम क्या है? इसका काम है सरकार और कर्मचारी के बीच नियमित वार्ता करना और उनके शिकायत, उनसे संबंधित विवाद, उनसे संबंधित जो ग्रीवेंसेज उसको एड्रेस करना, उसको दूर करना। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है? तभी आप यहाँ पर हम लोग इसी से संबंधित कुछ पोर्शन देख रहे थे, ठीक है। फिर सामान्य के विशेषज्ञ किसको कहते हैं? तो सामान्य के कहते हैं उनको जो जनरल बैकग्राउंड के होते हैं, और विशेषज्ञ किसको कहते हैं? जो स्पेशलाइज बैकग्राउंड के होते हैं। समझ रहे? दोनों में इम्पोर्टेंट कौन है? दोनों इम्पोर्टेंट है। एक सामान्य जो होता है वह एकीकरण का काम करता है, और विशेषज्ञ जो होता है विभेदीकरण का काम करता है। एकीकरण और विभेदीकरण दोनों पर क्या होता है? विकास टिका होता है। एकीकरण का मतलब क्या हुआ? नए जो तकनीक इजाद हुए, नए जो प्रविधि विकसित हुआ, उसको आत्मसात करना। और विभेदीकरण का मतलब क्या हुआ? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सहयोग से नए नए तकनीकों को इजाद करना। तो नए तकनीकों का इजाद करना विभेदीकरण हुआ, और उसे अपनाना, उसे जनमानस द्वारा अपनाना एकीकरण हुआ। तो जर्नलिस्ट का काम होता है एकीकरण वाला, और स्पेशलिस्ट काम क्या होता है? विभेदीकरण वाला। क्लियर? तो एकीकरण और विभेदीकरण दोनों जब जुड़ जाते हैं तभी विकास की संकल्पना संभव है। कोई दिक्कत नहीं। मेरे बतलाओ आर्थिक नीति कितने, वित्तीय नीति कितने प्रकार का होता है? मतलब सबसे राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति में फर्क क्या है? तो राजकोष से संबंधित जो नीति होता है, इसमें राजस्व, व्यय, ऋण इत्यादि से संबंधित मुद्दों का निपटारा होता है, उसको राजकोषीय नीति कहते हैं। यह वित्त मंत्रालय द्वारा संपन्न होता है। और मौद्रिक नीति मुद्रा से संबंधित होता है, या आरबीआई द्वारा मैनेज होता है। क्लियर है? इसमें मुद्रा की आपूर्ति को नियमित किया जाता है और सुनिश्चित किया जाता है कि मुद्रा की तटस्थता बना रहे। मुद्रा जब तक तटस्थ रहेगा, निष्पक्ष रहेगा, तब तक यह सही काम करेगा। अगर उसकी तटस्थता गड़बड़ा जाएगी तो फिर यह घातक हो जाता है। हम लोग किस में रहते हैं? मौद्रिक अर्थव्यवस्था में जीते हैं। मौद्रिक अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? जिसमें जितने लेन देन होते हैं सब किस रूप में होते हैं? पैसा में होते हैं, रुपया में होते हैं। उसको इसके विपरीत क्या होता था? उसको हम लोग कहते हैं बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता था? वस्तु विनिमय होता था। और अभी तो विनिमय नहीं होता है, बल्कि बिक्री होता है। विनिमय और बिक्री में फर्क। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं। चलिए अभी हम लोग इसी पर
वित्त प्रशासन पर थोड़ा आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। वित्त प्रशासन में हम लोग पढ़ते हैं पैसा कौड़ी से संबंधित प्रशासन, इसमें राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति का क्रियान्वयन करते हैं। इसमें हम लोग बजट बनाने, लेखांकन करने, लेखा परीक्षण करने जैसे क्रियाकलापों को संपन्न करते हैं। बजट को वित्त प्रशासन का हृदय कहा जाता है, कि पूरा का पूरा ताना बाना वित्त प्रशासन का किसके इर्द गिर्द घूमते रहता है? बजट के इर्द गिर्द घूमते रहता है। ठीक है, तो पूरा जैसे साल में देखोगे कभी बजट बन रहा है, कभी लागू हो रहा है, कभी क्रियान्वयन हो रहा है, इसी तरह हो रहा है। जैसे अभी कौन महीना चल रहा है? अभी चल रहा है जुलाई। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी जो पिछला बजट खत्म हो चुका हुआ, अप्रैल में खत्म हो गया 31 मार्च को, अभी नया बजट शुरू हो गया और 2 महीना गुजरा है नए बजट का, समझ रहे? अप्रैल से शुरू हुआ, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई अभी चल रहा है, 3 महीना हुआ। क्लियर हुआ? सो दिस इज बेसिक। ठीक, अभी हम लोग देखते हैं राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति समझ में। बजट से कहाँ से लिया गया बता सकते हैं आप? बजट सब लिया कहाँ से गया? तो बजट सब फ्रेंच वर्ड बजट से लिया गया। बजट का मतलब क्या होता है? चमड़े का थैला या से होता है। मतलब उस दौरान क्या होता था, आप समझ लो कि 1773 के आसपास में यह वित्तीय वालपोल के वित्तीय योजना के संदर्भ में सर्वप्रथम प्रयुक्त हुआ था। उस दौरान क्या होता था कि जो वित्त मंत्री होते थे हमारे, वह आगामी साल के लेन देन का पूरा ब्यौरा एक लीडर के वेग में ले आकर वहाँ के पार्लियामेंट में पेश करते थे ब्रिटेन में। तो उसी समय एक समय वो बैग खोलकर पैसा प्रस्तुत करने जा रहे थे, तभी किसी ने बोला लो बजट खुल गया, और उसी से बजट शब्द जो पॉपुलर हो गया। तो बजट जिसको वित्त प्रशासन का हृदय कहते हैं, पूरा का पूरा वित्त प्रशासन उसी के इर्द गिर्द घूमते रहता है, समझ रहे हैं? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बजट का। क्लियर है? मेरे बोला था पहला बजट विश्व में कब से प्रयुक्त हुआ? तो 1773 में वालपोल के वित्तीय योजना के संदर्भ में बजट सर्वप्रथम प्रयुक्त किया गया। और भारत में सबसे पहला बजट कब पेश किया गया? तो भारत में बजट सबसे पहला पेश 1860 में किया गया जेम्स विल्सन द्वारा। ठीक है, देयर इज नो कंफ्यूजन। बजट प्रक्रिया में क्या क्या सम्मिलित होता है? तो बजट का निर्माण, बजट का अधिनियमन, बजट का क्रियान्वयन। तो बजट निर्माण का मतलब क्या हुआ? बजट निर्माण का मतलब हुआ कि जो प्राकलन, आय और व्यय का प्राकलन तैयार करना। बजट अधिनियमन का मतलब क्या हुआ? बजट का जो प्राकलन तैयार हुआ उसको संसद के दोनों सदनों के समक्ष पेश करना और उसे पारित करवाना। इसमें वित्त विधेयक होता है और विनियोग विधेयक होता है। तो वित्त विधेयक किससे संबंधित हुआ? राजस्व से संबंधित हुआ। और विनियोग विधेयक किससे संबंधित हुआ? व्यय से संबंधित हुआ। ठीक है, अब बदलाव क्लियर है? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर बजट का अधिनियमन का मतलब क्या हुआ? तो बजट का संसद द्वारा पारित होना। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि संसद जब तक अनुमति नहीं देगी तब तक यह बजट सरकारी बजट नहीं बन सकता। क्लियर है? और बजट का अधिनियमन कई चरणों में संपन्न होता है। जैसे बजट का प्रस्तुति हुआ, बजट पर सामान्य चर्चा हुआ, फिर जो बजट पर जो है ना विभागीय समिति बनाए गए उसे सौंप दिया जाता है। फिर अनुदान मांगों पर कटौती प्रस्ताव और मतदान कराया जाता है। फिर विनियोग विधेयक पेश किया जाता है, फिर वित्त विधेयक पेश किया जाता है। यानी इन 6 चरणों में पूरा होता है वित्त प्रशासन। ठीक है, देयर इज नो कंफ्यूजन। अच्छा, लेखांकन किसको कहते हैं? लेखा परीक्षण किसको कहते हैं? तो लेखांकन का मतलब होता है कि जो लेन देन, आय और व्यय का उसको तैयार करना, उसको लेखांकन कहते हैं। और लेखा परीक्षण किसको कहते हैं? जो आय और व्यय का लेन देन हुआ है उसका जांच पड़ताल करना वैधानिकता के दृष्टि से। समझ रहे? लेखांकन जो होता है अर्ध प्रशासनिक कार्य माना जाता है, निष्पादकीय कार्य माना जाता है। और लेखा परीक्षण क्या होता है? अर्ध विधायिक कार्य होता है। और विधायिका भी कर सकती है, कार्यपालिका भी कर सकती है। अदरवाइज इन जनरल तो विधायिका के हिस्से में से भारत में कौन होता है? सीएजी जो होता है लेखा परीक्षण के लिए उत्तरदायी होता है।
जो संसद के प्रतिनिधि के रूप में लेखा परीक्षण करता है। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। चलिए अब ये बतलाइए कि बजट कितने प्रकार का होता था। भारत का बजट द्विबजट प्रणाली था, रेल बजट और सामान्य बजट, जो 2017 में समाप्त हो गया। अब रेल बजट नहीं है, रेल बजट को सामान्य बजट में मिला दिया गया है। और योजना आयोग के समाप्ति के बाद जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर और नॉन एक्सपेंडिचर वर्ग क्लासिफिकेशन था वो भी समाप्त कर दिया गया। बजट जनरली पेश होता था फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पर, अब उसको कर दिया गया प्रथम कार्य दिवस फरवरी में बजट पेश किया जाता। कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? ठीक है, अब बतलाओ। ठीक है कि बजट वर्चुअली अगर कोई लेमन आपसे पूछ दो तो क्या बोलोगे? बजट बोलोगे वित्तीय दस्तावेज है जिसमें एक और आय का और दूसरा तरफ व्यय का मतलब मध्यवार ब्यौरा तैयार होता है। साथ ही इसमें राजस्व संग्रह करने का और व्यय करने का प्राधिकार भी होता है। राजस्व संग्रह करने का ये अधिकार होता है, व्यय करने का ये प्राधिकार। उसको हम लोग क्या कहते हैं? आपका बजट का अधिनियमन कहते हैं। और बजट का क्रियान्वयन क्या होता है? बजट क्रियान्वयन हुआ कि जो बजट का जो दो अधिनियम बना, एक को विनियोग अधिनियम कहते हैं, वित्त अधिनियम कहते हैं। तो विनियोग अधिनियम को लागू करना और वित्त अधिनियम को लागू करना, यानी संचित निधि से निकासी करके धन का खर्च करना, ये विनियोग अधिनियम का क्रियान्वयन हुआ। और करारोपण द्वारा कर राजस्व संग्रह करना, ये वित्त अधिनियम को लागू करना हुआ। क्लियर है? नो कंफ्यूजन। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के निधियों का प्रावधान किया गया? भारतीय संविधान में 3 प्रकार के निधियों का प्रावधान किया गया है। संचित निधि, लोक लेखा निधि और आकस्मिक निधि। भारत सरकार के जितना पैसा होते हैं सब कहाँ जमा होते हैं? संचित निधि पर होते हैं। इस पर संसद का कठोर नियंत्रण रहता है और बिना संसद की अनुमति का आप इससे पैसा निकाल नहीं कर सकते हो, खर्च नहीं कर सकते हो। क्लियर हुआ? देयर इज नो कंफ्यूजन। फिर इसके अलावा कुछ और भी पैसा होता है जो संचित निधि में जमा नहीं होता है और जनता का पैसा उसको लौटाना होता है, तो लोक लेखा निधि कहते हैं। समझ रहे? जैसे पीएफ का पैसा हुआ, किसान विकास पत्र का पैसा वैसे जमा होता है। और तीसरा होता है आकस्मिक निधि, वो राष्ट्रपति के डिस्पोजल पर रहता है कि सरकार अगर संसद में ना हो और खर्च अनिवार्य प्रकृति का हो तो इससे पैसा निकाल कर खर्च किया जा सकता है। समझ रहे हैं? और जब भी संसद सत्र में आती हो तो उसको जो निकाला गया पैसा उससे वापस कर दिया जाता है। इस प्रकार संचित निधि में धन हमेशा स्थिर बना रहता है, खत्म नहीं होता कि पैसा निकला भी तो उतना पैसा आके जमा हो जाता है। क्लियर? गुलेटिन के बारे में सुना? गुलेटिन किसको कहते हैं? तो संसद कभी समय के अभाव के कारण जितना अनुदान मांगे उस पर अलग से विचार नहीं कर पाती है और मतदान नहीं कर पाती है। तो अंतिम दिन में क्या होता है कि जितने मद जो बच गए हैं जिस पर चर्चा वगैरह नहीं हुआ उसको एक मुश्त जन से पारित कर दिया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गुलेटिन कहते हैं। क्लियर? समझ आ गया आपको गुलेटिन किसको कहते हैं? तो अब बतलाइए भारतीय कटौती प्रस्ताव कितने प्रकार का होता है? कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार का होता है। एक को हम लोग कहते हैं मितव्ययी कटौती प्रस्ताव, एक को कहते हैं अधिक या कह सकते इकोनॉमिक कट मोशन, और तीसरा को हम लोग क्या कहते हैं? टोकन कट मोशन। एक को पॉलिसी कट मोशन। एक को प्रतीकात्मक, एक को दूसरा को मितव्ययी और तीसरा को नीति मूलक। 3 प्रकार का कटौती प्रस्ताव होता है। यदि अनुदान मांगों से 100 रुपये घटाने संबंधी प्रस्ताव लाया जाता है तो इसको प्रतीकात्मक कहते हैं। यदि अनुदान मांगों से एक अच्छा खासा रकम समझ रहे ना घटाने की बात की जाती है तो उसको हम लोग जो अधिक लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मितव्ययी कटौती प्रस्ताव कहते हैं। और यदि अनुदान मांग से पूरे मांग को अस्वीकार करके 1 रुपया करने संबंधी प्रस्ताव आता है तो माना जाता है कि संसद में विधायिका ने या लोकसभा में विधायिका ने मतलब क्या हो गया? बहुमत उसका नीति खो गया, विश्वास खो रहा है
इसलिए उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। मतलब ये सरकार के लिए संकट का घड़ी होता है। कौन? ये आपका नीति मूलक कटौती प्रस्ताव। लेकिन चूंकि संसदीय लोकतंत्र में मतलब कह सकते हो वही सरकार सत्ता में रहती है, इसको बहुमत रहता है, तो इस परिस्थिति में जो कटौती प्रस्ताव है इन जनरल बहुत फायदेमंद नहीं होते, इतना प्रभावपूर्ण नहीं होते हैं, क्योंकि सरकार का बहुमत रहता है लोकसभा में और वहां से वो आराम से पारित करा लेता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होता। राज्यसभा ज्यादा 14 दिन तक उसको लंबित कर सकते, उससे ज्यादा उसको कर नहीं सकते। ठीक है, तो दिस इज बेसिक पॉइंट, समझ में आया आपको? फिर आप बतलाइए मेरे को, प्रत्यय अनुदान किसको कहते हैं? तो प्रत्यय अनुदान इसको कहते हैं कि जब मतलब समय पर बजट पारित नहीं हो पाता है और खर्च आवश्यक हो जाता है, तो प्रत्यय अनुदान से कुछ पैसा निकाल कर मतलब काम किया जाता है, ताकि सरकार का काम चलता रहे और एजेंसी का काम चलता रहे, समझे? तो उसको हम लोग प्रत्यय अनुदान कहते हैं। 2 महीना का रकम निकाला जाता है, कुल बजट का 1/6 हिस्सा होता है। चलिए, आप कह सकते हैं पौधात्मक अनुदान, वह अनुदान जो किसी बजट का हिस्सा नहीं है, पहली दफा आया, उसका पौधात्मक अनुदान कहते हैं। क्लियर है? पूरक अनुदान, जो पैसा दिया गया था, पैसा कम पड़ गया और पैसा चाहिए, उसको हम लोग पूरक अनुदान कहते हैं। क्लियर? इस तरह से अनुदान वगैरह पोर्शन को भी आपको पढ़ लेना चाहिए, जितना आप पढ़ेंगे उतना फायदा होगा, खुलासा होगा आपको कि जैसे युद्ध के समय इस तरीके से पैसा निकलता है। बदलो तो युद्ध के समय जो पैसा निकलता है उसको हम लोग वोट ऑन क्रेडिट कहते हैं, मतलब उसको कहते हैं वोट ऑन क्रेडिट, उसको प्रत्यय अनुदान कहते हैं। और जो थोड़ा पहले मैं जो मतलब लेखा अनुदान कहते हैं, उसको वोट इन अकाउंट कहते हैं, थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। तो थोड़ा पहले मैं जो बोला उसको लेखा अनुदान कहते हैं और इसको वोट इन क्रेडिट कहते हैं, प्रत्यय अनुदान कहते हैं। जिससे पैसा निकाला जाता है युद्ध के समय, जैसा खर्च का प्रकृति पता नहीं रहता कितना खर्च होगा, तो उस परिस्थिति में संचय निधि से धन का निकासी खर्च कर दिया जाता है, और जब विधायिका सत्र में आती तो फिर क्या उसको पारित करती है, और वो क्या कहती है आपका लोक संचित निधि से जितना पैसा निकल गया उसको वापस कर देती है। तो इस प्रकार क्या होता है कि ये जो होता है हमेशा इसमें धन स्थिर बना रहता है। क्लियर है? सो दिस इज बेसिक पॉइंट। तो प्रत्यय अनुदान समझ आया कि वो ये होता है प्रत्यय अनुदान हुआ, खर्च कितना होगा आपको पता नहीं, तो आप खर्च निकाल के कर लो और जो संसद सत्र में आएगी तो फिर इसका हिसाब किताब लेगी। क्लियर है? वोट ऑन क्रेडिट इसको क्या कहते हैं बतला सकते हो? जिसमें यस उसको हम लोग टोकन ग्रांट। तो टोकन ग्रांट होता है कि प्रतीक अनुदान, कि आपके पास पहले से धन उपलब्ध है, आप उसी को विनियोजन द्वारा कोई नया खर्च करना चाह रहे हो, लेकिन संसद की अनुमति आवश्यक है, इसके लिए हम लोग प्रतीक अनुदान कहलाते हैं। उसमें संसद आपको 1 रुपया अवेलेबल कराती है और बाकी धन आपके पास अवेलेबल रहता है, उसी से आप काम करते हो, उसे को हम प्रतीक अनुदान कहते हैं। तो जितने प्रकार का अनुदान है उसको आप जरा देख लेना। अच्छा, बता सकते हो सामान्य बजट और अंतरिम बजट किसको कहते हैं? तो साल भर में एक बार जो बजट बनता है पूरे वित्त वर्ष के लिए, उसको सामान्य बजट कहते हैं। और जब चुनाव का वर्ष रहा या कुछ कम अवधि के लिए जो बजट बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अंतरिम बजट कहते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? यहाँ तक समझ में आया आपको? अब मेरे को बतलाओ। ठीक है, ये जो देश का पैसा जो हम लोग लेते हैं, घाटे का वित्त और लोक ऋण में क्या फर्क है? तो जो सरकार अपने बजटीय घाटा को पूरा करने के लिए कहाँ से पैसा लेती है? आपका आरबीआई से पैसा लेती है, तो उसको हम लोग घाटे का वित्त कहते हैं। और जनता या वित्तीय संस्थाओं से लेती है तो उसको लोक ऋण कहते हैं। क्लियर है? हमारा मतलब कि घाटे का वित्त में क्या होता है कि आरबीआई जो होता है भारत में जितने जो सिक्योरिटी अवेलेबल होता है उसके एवज में नया नोट छाप के अर्थव्यवस्था में छाप छोड़ देती है, जैसे मुद्रा का आपूर्ति बढ़ जाता है, बजटीय घाटा पूरा होता है। लेकिन ये कोई तरीका सॉलिड तरीका नहीं है, इससे क्या होता है? महंगाई बढ़ता है, मुद्रास्फीति बढ़ जाता है इसमें। क्लियर? तो लेखा अनुदान समझ में आ गया, प्रत्यय अनुदान समझ में आ गया, प्रत्येक अनुदान समझ में आ गया। फिर अभी आपका अंतरिम बजट और जनरल बजट समझ में आ गया।
घाटे का वित्त और लोक ऋण समझ में आई आपको? क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर किसको कहते हैं? तो प्रत्यक्ष कर हुआ जो आप पर लगा और आप ही को देना है तो प्रत्यक्ष कर हो गया, और अप्रत्यक्ष कर का मतलब हुआ जो आप पर लगा आप नहीं दे रहे बल्कि किसी और को देना पड़ेगा तो अप्रत्यक्ष कर कहलाएगा। जीएसटी प्रत्यक्ष करे कि अप्रत्यक्ष करे? तो यह अप्रत्यक्ष करे, क्योंकि लगता दुकानदार पर लेकिन लेता आपसे, तो यह अप्रत्यक्ष कर हो गया। समझ? जिसमें इन मतलब का शिफ्टिंग हो सकता है, मेरे पर लगा मैं देकर दूसरे पर शिफ्ट कर दिया तो इसको अप्रत्यक्ष कहते हैं, और जिस पर लगा उसी को देना है तो इसको हम लोग प्रत्यक्ष कहते हैं। क्लियर हुआ? सो दिस इज बेसिक पॉइंट। समझ आ गया आपको? और बताइए बजट का और टॉपिक क्या होता है? फिर बजट कितने प्रकार का हो सकता है तो बोलोगे? जनरल बजट, जिसको हम लोग लाइन आइटम बजट कहते हैं, निष्पादन बजट कहते हैं, कार्यक्रम बजट कहते हैं, शून्य पे आधारित बजट कहते हैं, आउटकम बजट कहते हैं, जेंडर बजट कहते हैं। जेंडर बजट क्या हुआ कि स्त्री और पुरुष की जनसंख्या के आधार पर यदि बजट बनेगा तो उसको हम लोग जेंडर बजट कहेंगे। निष्पादन बजट क्या हुआ? वह बजट जिसके माध्यम से हम निष्पादन सुनिश्चित करेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? निष्पादन बजट कहेंगे। यह मूल रूप से अमेरिकी अवधारणा 1968-69 के बाद लागू हुआ है निष्पादन बजट। आउटकम बजट उसका एडवांस रूप है। आउटकम बजट में क्या होता है? क्या समाज पर खर्च का प्रभाव पड़ रहा है उसको हम लोग देख के अगर बजट बनाए तो उसको हम लोग आउटकम बजट बनाते हैं, और ये 2005 में पहली दफा इंट्रोड्यूस हुआ था। क्लियर है? शून्य पर आधारित बजट किसको कहते हैं? तो शून्य पर आधारित बजट ये अमेरिकी अवधारणा, इसमें पिछला उपलब्धि को शून्य मानकर नए सिरे से धन का यदि आवंटन किया जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? शून्य पे आधारित बजट कहते हैं। या जब खाली स्लेट पर लिखने का सामान है, स्लेट भर गया फिर मिटा दो फिर लिखो, इस तरह इसको शून्य पे आधारित बजट कहते हैं। क्लियर? देयर इज नो कंफ्यूजन? ठीक है, तो ये सब टॉपिक कर लेना। भारत में लेखांकन लेखा परीक्षण की व्यवस्था क्या है मतलब? तो भारत में लेखांकन लेखा परीक्षण की जो व्यवस्था है कुछ इस प्रकार है कि भारत में सबसे पहले 1753 में भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग की स्थापना हुई, 1753 में। समझ रहे? फिर 1857 में महालेखा परीक्षक पद का निर्माण किया गया। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन? फिर 1919 में भारत सरकार अधिनियम में क्या कर दिया गया? लेखा परीक्षक को, महालेखा परीक्षक को मतलब इससे अलग कर दिया, कार्यकारी नियंत्रण से अलग कर दिया गया। 1935 में क्या किया गया कि इसका जो दर्जा है वो संघीय न्यायालय के न्यायाधीश के समान कर दिया गया। समझ रहे? किसका? महान लेखा महानियंत्रक परीक्षक का। और फिर जब देश आजाद हुआ तो इसका नाम बदल गया, इसका नाम लेखा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कर दिया, जो अभी भी उसी रूप में, समझ रहे हैं, सीएजी जिसको हम लोग कहते हैं नाम से जाना। तो लेखा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 से 151 इसके बीच प्रावधान किया गया। संसद का प्रतिनिधि है और संसद के माध्यम से काम करता है। यह केंद्र और राज्य दोनों का लेखांकन का स्वरूप निर्धारित करता है। केंद्र का लेखा परीक्षण करता है और राज्य का लेखांकन और लेखा परीक्षण दोनों करता है। क्लियर? ये संसद को, राष्ट्रपति को अपना रिपोर्ट देता है केंद्र में, और राज्य में रिपोर्ट देता है राज्यपाल को। जैसे किसके समझ रखते हैं? विधायिका के समझ रखते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? अब मेरे को बतलाइए आप, क्लियर है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मतलब बजट का कैसे व्यवस्था चला था? बदला था तो बजट का भारत में पहला बार बजट 1860 में पेश किया गया जेम्स विल्सन द्वारा। 1892 में जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था उसके तहत बजट पर चर्चा करने का अधिकार विधायी सदस्यों को दिया गया था। क्लियर है? 1923 में समान बजट को रेलवे बजट से अलग कर दिया गया, एक वर्ष समिति की अनुशंसा पर। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन? वित्त विभाग जिसको आप देखते हो, वित्त मंत्रालय, ये 1810 में आया था सबसे पहले, और 1946 में जब अंतरिम सरकार बनी तो इसका नाम वित्त मंत्रालय कर दिया गया। इसमें विभागों की संख्या समय अंतराल पर बदलते रही है। वर्तमान में इसके अंदर कितने विभाग है? 5 विभाग है। कौन कौन? तो आर्थिक मामलों का विभाग,
तो व्यय विभाग, तो राजस्व विभाग, तो फिर विनिवेश विभाग, फिर वित्तीय सेवा का विभाग। 5 विभाग का भी काम करता है वित्त मंत्रालय के अधीन। क्लियर है? वित्त मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है। आप समझ लो साउथ मतलब कह सकते हो ब्लॉक में है दिल्ली में, और यह जो है पूरा भारत का वित्तीय अभिकरण का भूमिका निभाता। क्लियर? सीतारमन जो अभी वित्त मंत्री है, उनके कंधों पर बहुत जबरदस्त जिम्मेवारी रहती है, जिससे अर्थव्यवस्था लड़खड़ाया हुआ है और किस तरह उसको ट्रैक पर लाना है, किस तरह से जो अस्थिरता अनिश्चितता बनी इसको दूर करना है, अर्थव्यवस्था में जान फूकनी है, वगैरह वगैरह। क्लियर है? ये आपने देखना है। अब हमको बताइए आप उत्तरदायित्व और जवाबदेहिता में क्या फर्क होता है। तो उत्तरदायित्व जो होता है एक व्यक्ति का या लोक सेवक का जनता की इच्छा के प्रति संवेदनशीलता का आता है, और जिस विधि से जिस औपचारिक तरीका से उसको लागू किया जाता है उसका जवाबदेहिता कहते हैं। तो उत्तरदायित्व आपका व्यक्तिगत अवधारणा हुआ और उसे औपचारिक रूप से लागू करने की विधि को जवाबदेहिता कहते हैं। क्लियर है? जवाबदेहिता कैसे लागू किया जाता है? तो विभिन्न नियंत्रण माध्यम से लागू किया जाता है। तो कौन कौन सा नियंत्रण हो सकते हैं? तो नियंत्रण 2 प्रकार के हो सकते हैं, आंतरिक नियंत्रण और बाह्य नियंत्रण। तो आंतरिक नियंत्रण का मतलब होता है वह नियंत्रण जो प्रशासन के ढांचा के अंदर ही स्थित हो और प्रशासन काम कर रहा हो, काम कर रहा हो, तो उसको हम लोग आंतरिक नियंत्रण कहते हैं। और बाह्य नियंत्रण कौन होता है? जो बाहर स्थित होता है और देश के विधान द्वारा निर्धारित होते हैं। तो बाह्य नियंत्रण कितने प्रकार का होता है? तो बाह्य नियंत्रण 4-5 प्रकार का, विधायी नियंत्रण, कार्यकारी नियंत्रण, न्यायिक नियंत्रण और फिर आज के तरह के जन नियंत्रण। विधायी नियंत्रण का मतलब क्या हुआ? विधायिका द्वारा जो नियंत्रण रखा जाता है प्रशासन पर उसको विधायी नियंत्रण कहते हैं। या देश में मतलब लोकप्रिय शासन का होने का द्योतक है, क्योंकि जो विधायिका होती है वो जनप्रतिनिधि सभा होती है। ठीक है? शीर्षस्थ जनप्रतिनिधि सभा और शीर्षस्थ जनता की भावना, इच्छा इत्यादि को व्यक्त करती है। न्यायिक नियंत्रण किसको कहते हैं? न्यायपालिका द्वारा जो प्रशासन पर नियंत्रण रखा जाता है उसको न्यायिक नियंत्रण कहते हैं। कार्यकारी नियंत्रण किसको कहते हैं? तो कार्यकारी जो कार्यपालिका जिसके हाथों में सत्ता है, समझ रहे, उसके द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण को हम कार्यकारी नियंत्रण कहते हैं। मुख्यमंत्री हुआ राज्य में, केंद्र में प्रधानमंत्री हुआ, अमेरिका में राष्ट्रपति हुआ, उनके द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण को कार्यकारी नियंत्रण कहेंगे। न्यायपालिका द्वारा नियंत्रण को क्या बोलेंगे? न्यायिक नियंत्रण। समझ रहे? और फिर बताइए आप जन नियंत्रण, जनता द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण रखना, जैसे निर्वाचन के माध्यम से, दबाव समूह के माध्यम से, सामाजिक लेखा परीक्षण के माध्यम से। एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसमें निरंतर कुछ ना कुछ शोध अनुसंधान चलते रहता है और नया नया कंसेप्ट आते रहता है। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। कौन वाला? ये जो आपका जन नियंत्रण उसमें नया नया। अब ये पहले सेवा का अधिकार आ गया, जन शिकायत निवारण का अधिकार आ गया, लोकपाल आ गया, फिर आप कह सकते हो नागरिक संहिता आ गया, सामाजिक लेखा परीक्षण आ गया। तो बहुत आइटम बहुत है यार। न्यायिक नियंत्रण जो होता है उसको हम लोग न्यायपालिका द्वारा नियंत्रण करते हैं और यह देश में विधि के शासन का द्योतक है। तो न्यायिक नियंत्रण मतलब देश में विधि का शासन। ठीक है। कार्यकारी नियंत्रण, कार्यकारी नियंत्रण का मतलब क्या? राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण। और फिर विधायिका द्वारा नियंत्रण का मतलब हुआ जनप्रतिनिधि सभा द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण। सब अलग अलग चीज को दर्शा रहा है। एक विधि के शासन को दर्शा रहा है, एक लोकप्रिय शासन को दर्शा रहा है, और कार्यकारी नियंत्रण किस चीज को दर्शाता है? सुशासन को दर्शाता है कि देश में शासन संवेदनशील है, शासन सजग है, जनहितैषी है, वगैरह वगैरह। फिर आप ये सब देख लेना। प्रश्न काल किसको कहते हैं? शून्य काल किसको कहते हैं? शून्य भारत का कौन कौन इसमें अपनी खोज है? तो शून्य काल भारत की अपनी खोज है। फिर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जो संसद में पूछा जाता है,
है ना, वो भी भारत की अपनी खोज। क्लियर है, ये भारत में अपनाया गया और बाकी तो ब्रिटिश काल से जो चला रहा वही कंटिन्यू कर गया। अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव वगैरह वगैरह। ठीक है। संसदीय प्रश्न कितने प्रकार का होता है? तो संसदीय प्रश्न 3 प्रकार का होता है, तारांकित प्रश्न, गैर तारांकित प्रश्न और अल्प सूचना प्रश्न। तारांकित प्रश्न किसको कहते हैं? जिसका उत्तर लिख कर देना होता है वो तारांकित प्रश्न होगा। जिसका उत्तर क्या, तो मौखिक रूप से तारांकित हो गया, लिखित तो दिया ही जाएगा, और जिसका उत्तर लिखित रूप से जाएगा वो गैर तारांकित हो गया। इन दोनों प्रश्नों को संसद में पहुंचने के लिए कम से कम 10 दिन और अधिकतम 21 दिन पहले होना चाहिए। इसके अलावा कभी कभी 3 दिन के सूचना पर भी प्रश्न पूछा है तो उसको अल्प सूचना प्रश्न कहते हैं। ज्यादातर तारांकित प्रश्न होता है, इसका उत्तर मंत्री मौखिक देता है और लिखित भी देता है, पहले मौखिक फिर लिखित। तो मौखिक उत्तर संसद में इन जनरल तारांकित प्रश्न में दिया जाता है, और गैर तारांकित रहेगा तो इसका मतलब क्या होगा, मंत्री लिखित उत्तर देगा, संसद के फ्लोर पर रख देगा, फिर लोगों तक जहाँ से आया वहां पहुंच जाएगा। क्लियर? तो तारांकित प्रश्न। काम रोको प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव में क्या फर्क हुआ? तो काम रोको प्रस्ताव लगाता है किसी सार्वजनिक बात के विषय पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि इससे सदन की कार्यवाही रोक दी जाती है, इसलिए इसको मतलब असाधारण माना जाता है। यह लोकसभा में लाया जाता है और इसके लिए 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। ठीक है। निंदा प्रस्ताव या किसी मंत्री के विरुद्ध किसी मतलब कि उसके नीति, क्रियाकलाप, आचरण इत्यादि के विरुद्ध लाया जाता है। अगर ये पारित हो जाता तो मंत्री परिषद को इस्तीफा देना नहीं है, लेकिन ये खतरा का सूचक है। और अविश्वास प्रस्ताव भी तो लाया था पूरे मंत्री परिषद के विरुद्ध, और ये अगर पारित हो गया तो पूरा मंत्री परिषद को क्या होता है, ठीक है, मतलब इस्तीफा देना पड़ता। क्या है कि आपका विश्वास खो चुका है तो आपको सत्ता पर रहने का कोई मतलब नहीं है। कार्यकारी नियंत्रण कितने प्रकार से होता है? तो कार्यकारी नियंत्रण न्यायिक होगा, राजनीतिक नियंत्रण के माध्यम से, या नीतिगत नियंत्रण हुआ, कार्मिक नियंत्रण हुआ, वित्तीय नियंत्रण हुआ, शहर का जनमत द्वारा नियंत्रण हुआ, मंत्रणाधिकरण द्वारा नियंत्रण हुआ। ये सब द्वारा जो नियंत्रण हम लोग क्या कहते हैं? कार्यकारी नियंत्रण कहते हैं। न्यायिक नियंत्रण किसके द्वारा होता है? न्यायिक समीक्षा द्वारा, सरकार के विरुद्ध मुकदमा द्वारा, फिर आप कह सकते हो मतलब कह सकते हो वैधानिक प्रावधान के द्वारा। अगर वैधानिक प्रावधान में अपील का प्रावधान है तो उसके माध्यम से भी सरकार विधायिका द्वारा, न्यायपालिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण रखा जा सकता है। न्यायिक समीक्षा और न्यायिक सक्रियता में फर्क क्या हुआ? तो न्यायिक सक्रियता का मतलब हुआ, समीक्षा का मतलब हुआ कि न्यायपालिका को अधिकार है कि वह विधायिका के अधिनियम और कार्यपालिका के क्रियाकलाप का समीक्षा करे और संविधान के उल्लंघन में उसे खारिज कर दे, उसको हम न्यायिक समीक्षा कहते हैं। और न्यायिक सक्रियता का मतलब क्या हुआ? जब न्यायपालिका अपने पारंपरिक दायरे से बाहर निकलकर सरकार के मतलब नीतिगत मामले में हस्तक्षेप करने लगती है और निर्देश देने लगती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यायिक सक्रियता कहते हैं, जो पिछले दिनों देखने को मिला। क्लियर है? न्यायपालिका असाधारण उपचार किसको कहते हैं? तो अनुच्छेद 32 के तहत और अनुच्छेद 226 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में असाधारण उपचार जारी करने का अधिकार है। आमतौर पर 5 प्रकार का असाधारण उपचार जारी किया जाता है। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा निषेधाज्ञा, चौथा उत्प्रेक्षा, अधिकार परीक्षा, और नेक्स्ट उत्प्रेषण। ये सब हुआ जिसको सर्टेलरी कहते हैं, फिर कोई वारंटो कहते हैं, प्रोहिबिशन कहते हैं, मैंडमस कहते हैं और हैबियस कॉर्पस कहते हैं। देयर इज नो कंफ्यूजन। फिर अब जनता का नियंत्रण किससे लगता है? मतलब तो जनता का नियंत्रण, जनता अपने नियंत्रण कैसे लगाती है? तो वोट के द्वारा जनता नियंत्रण लगा सकती है, दबाव समूह के द्वारा करती है, परामर्शी समिति के द्वारा करती है, प्रेस के द्वारा करती है,
फिर सामाजिक लेखा परीक्षण के द्वारा करती है, लोकपाल के द्वारा करती है, नागरिक संहिता के द्वारा करती है, फिर आप कह सकते हो प्रशासनिक न्यायाधिकरण अगर है कुछ देशों में वहां पर उस तरह से करती है। क्लियर है? तो ये क्षेत्र बहुत बड़ा है, जैसे सूचना का अधिकार हुआ, जन शिकायत निवारण का अधिकार हुआ, और भी इसमें लगातार अधिकार मुद्दे में वृद्धि होते रहता है। और जैसे जैसे अधिकार मुद्दे में वृद्धि होती जाएगा, प्रशासन को नियंत्रण बढ़ता जाएगा, जनता का अधिकार बढ़ता जाएगा, लोकतंत्रीकरण होता जाएगा, और प्रशासन पर संवेदनशीलता, जवाबदेहिता और उत्तरदायित्व बढ़ता जाएगा। तो आज हम लोग जहाँ पर है, प्रशासन निरंतर मतलब क्या लोकतंत्रीकरण होते जा रहा है, जवाबदेहिता बढ़ता जा रहा है, उत्तरदायित्व बढ़ता जा रहा है। आपसे उम्मीद किया जाता है कि आप बेहतर निष्पादन कर सकते हो। हर चीज पर, तो सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, प्रेस पर खींचातान शुरू हो जाता है। यहाँ सरकार के कुछ कदम हुए नहीं, लड़खड़ाए नहीं कि पूरा उस पर पोस्टमार्टम करने के लिए व्यवस्था बैठा हुआ। क्लियर है? लोकपाल कहाँ से आया? तो लोकपाल स्वीडन से आया। स्वीडन में अम्बड्समैन कहते हैं उसी का भारतीय संस्करण लोकपाल। जो भारत के ब्रिटिश जो संसदीय आयुक्त और ये लोकपाल, ये अम्बड्समैन, दोनों का भारतीय संस्करण हुआ, जो सबसे पहले 1968-69 में संसद में पेश किया गया था, लेकिन आज तक पारित नहीं हुआ। जो हाल में 2015 में वर्चुअली कह सकते ये बन गया, 14 बना, 14 नियुक्ति हो गया, अब हाल में हुआ अभी। क्लियर है? ये सब जरा देख, बिहार का देख रहे, बिहार का लोकायुक्त कौन है, तो बिहार का लोकायुक्त किस प्रकार काम करता है, ये सब जरा आपको देख लेना पड़ेगा। बिहार में जन शिकायत निवारण का अधिकार कब लागू हुआ, बिहार में सेवा का अधिकार क्या है, कितने विषय पर लागू होता है, ये सब चीज आपको देखना पड़ेगा और इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। आपका राज्य बिहार जो है ना, इस मामले में बहुत चैंपियन है, और यहाँ बहुत सारे लोगों को अधिकार इस तरह से दिया गया है, जैसे सेवा के अधिकार, मतलब कह सकते हो सूचना के अधिकार के बाद बिहार में और सब बहुत सारा अधिकार दिया गया। सेवा का अधिकार हो गया, जन शिकायत निवारण का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तो पहले ही आ चुका था। इस तरह से बहुत लंबा चौड़ा बढ़ते जा रहा। क्लियर है? तो मैं समझता हूँ आप इस टॉपिक को और थोड़ा और बेहतर ढंग से वर्कआउट कर लो, समझ रहे हैं? और अच्छा टॉपिक, इसमें संभावनाएं काफी है, मेहनत कीजिए। एक नया नया टॉपिक जो रहेगा उससे एग्जामिनर क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, और जिस पर बर्निंग इशू, जिस पर कुछ कंसेप्ट, कुछ पर आपको अपना मौलिक देना होता है, जो तुलनात्मक लोक प्रशासन क्या है, विकास प्रशासन क्या है, साल मॉडल क्या है, अंडा चूजा किसको कहा, तो ये सब टॉपिक बनता है। तो आपको टाइम इंटरवल में बतलाते रहूंगा, ठीक है? तो आप वर्कआउट करिए। तो आज मेरा तबीयत भी नासाज है, इसके बावजूद भी मैं थोड़ा सा कमी का महसूस कर रहा था, क्या कहते हैं, सुस्ती हल्का सा, लेकिन कोई बात नहीं, आप पढ़ाई करें, आपकी सफलता है हमारी सफलता है। तो आप जितना मेहनत करेंगे हमें उतनी खुशी होगी। अगर आपको किसी तरह कोई दिक्कत महसूस हो तो आप मेरे को फोन करो, कोई दिक्कत नहीं है, हम ऑलवेज आपके डिस्पोजल पर है। किसी तरीका का जरूरत है तो आप सहयोग की अपेक्षा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इंटरव्यू का बेहतर ढंग से तैयारी कीजिए। मैं आपको पहले ही बोला था, आप क्वेश्चन अपने बनाओ और उसका आंसर ही बनाओ, समझ रहे? हम लोग अभी बहुत सारा जो ग्रुप बनाए उसमें प्रतिदिन 5 क्वेश्चन देते हैं, शाम में उसका आंसर दे देते हैं, तो वो काफी सही रहता है। उस पर भी आप जो मेरे ग्रुप से जुड़ के उसका लाभ उठा सकते हो, अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो। ठीक है, फिर हम लोग मॉक इंटरव्यू का अरेंजमेंट करेंगे, चल रहा है इतवार पर, ठीक है? तो बेहतर कीजिए, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा करेंगे, और अगर कोई दिक्कत होगा तो आप फोन करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, एंजॉय।